अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानी और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे श्रीनगर से संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हैं और ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख करते हुए अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, अगर पूरी दुनिया में इस समय देखा जाए तो टैरिफ के मसले को लेकर अमेरिका में भूचाल आ गया है और अमेरिका की एक स्थानीय अदालत ने इसको जो है वो एक इस तरीके का फैसला बताया है ट्रंप के इस फैसले को कि जिससे देश में निश्चित तौर पर दुनिया में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग पड़ेगा। और स्वाभाविक तौर पर अदालत ने जो टिप्पणी की है उस अदालत की टिप्पणी के अगर शब्दों को समझा जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां हैं, विशेष अधिकार हैं, लेकिन उसमें वित्तीय इस तरीके के टैरिफ लगाने के अधिकार नहीं हैं और इन शक्तियों का जो उपयोग है वो कई बार बहुत आपातकालीन स्थिति में किया जाता है और ये किसी भी कीमत पे जो है इसको सही नहीं माना जा सकता। तो 14 अक्टूबर तक का इसे समय दिया गया है। अब आगे किस तरीके से अमेरिका इस पे चलता है ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति को वहाँ की अदालत ने पलटने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो फैसला है इस फैसले को बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। लेकिन ट्रंप का अभी तक जो रवैया है वो अड़ियल है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्सों के मुताबिक वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हो सकता है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए। बहरहाल इसमें क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जापान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के साथ एक समझौता हुआ है इसरो और वहाँ का जो एयर स्पेस जो है चंद्रयान 3 जो हमारा एक अभियान है उस अभियान में जापान भी शरीक होगा। और हमारे हिंदुस्तान के राजदूत और वहाँ के राजदूत ने एक इस पे जो समझौता है उस समझौते पत्र पर सिग्नेचर किए हैं और उस सिग्नेचर के बाद जो टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई है निश्चित तौर पर उन्होंने इसके लिए जो स्पेस में जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक उनकी हौसला अफजाई की है और उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सजग होगा और ज़्यादा सक्षम होगा, सबल होगा। जापान जैसे देशों के साथ जिस तरीके से ये समझौता हुआ है इस समझौते को पूरी दुनिया में अपने तरह का एक अलग समझौता माना जा रहा है। अगर मैं नोएडा की बात कहूँ तो नोएडा में आज क्षमा कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन है और तकरीबन 2:45 के आसपास हिंडन एयरपोर्ट पर वो विशेष विमान से पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सेक्टर 113 में जहां पे हेलीपैड बनाया हुआ है उस हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोनों नेता तकरीबन 4 बजे के आसपास का समय है। जो ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका रक्षा उपकरणों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, रक्षा उपकरणों से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। ये एक निजी क्षेत्र में पीपीपी के तहत ये जो कंपनी काम कर रही है इसके उपकरण जो है वो सेना हमारी इस्तेमाल कर रही है और उसके परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो बहुत बेहतर हुए। तो आज दोनों नेता जो हैं उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके किस तरीके की चीज़ें आगे चलनी चाहिए इस पे मुझे लगता है सबकी निगाह रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, रक्षा मंत्री का आगमन है तो स्वाभाविक तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तकरीबन 2,500 के आसपास पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया हुआ है क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल कार्यक्रम है और रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है तो इसलिए मीडिया को भी वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया और जो फुटेज आएंगी वो सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी बाद में। लेकिन मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरीके से नोएडा की सड़कों को सजाया गया है। दिल्ली से सड़क मार्ग से रक्षा मंत्री चलेंगे, डीएनडी के जरिए वो जो आयोजन स्थल है वहाँ तक पहुँचेंगे और इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। 12 बजे के आसपास बहुत सारे रूट जो हैं वो डाइवर्ट होंगे। ट्रैफिक पुलिस के 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को लगाया गया। उसके अलावा जो एनजीओज़ हैं, जो लोग हैं, उनसे अपील की गई है पुलिस की तरफ से कि इसमें सहयोग करें और ये जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनका इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि आज शायद ये जो बड़ी खबरें हैं इनके आसपास भारतीय देश घूमता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और राजकुमार आपके पास वापस लौटेंगे। अजहर, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में 2 घटनाएं फिर से देखने को मिल गई, एक रियासी में और दूसरी रामबन में। क्या अपडेट आपके पास है?
देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर में न थमने वाला सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम की मार की वजह से जो जम्मू कश्मीर के काफी सारे क्षेत्रों में जो है तबाही मची हुई है। अगर हम बात करें जम्मू में, हालांकि जम्मू अभी उससे उभर ही नहीं रहा है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है लास्ट कई दिनों से, जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल का जो जायजा भी हालांकि ले रहे हैं इंतजामिया की ओर से, चीफ मिनिस्टर की ओर से, लेकिन दूसरी जानिब आज रात को जो है दो बड़ी जो खबरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक बार जो है रामबन के राजघाट इलाके में क्लाउड ब्रेस्ट होता है और जिसके नतीजे में तकरीबन 4 व्यक्तियों की मौत होती है और कई एक अभी भी बताए जा रहे हैं कि लापता है, और इनमें से जो है तकरीबन 4 से 5 मकान जो है वो ध्वस्त हो गए। हालांकि रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम जो है मौके पे पहुंच गई है और लापता जो शख्स है उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो मलबे में तकरीबन 4 की लाशें जो है वो बरामद की गई है और इस इलाके में काफी जो है खौफ हिरास का माहौल भी पूरी तरीके से छाया हुआ है। और दूसरी खबर जो है इसी इलाके के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के माहौर इलाके से आ रही है, जिसमें एक और क्लाउड ब्रेस्ट होता है और जिसके नतीजे में जो नजीर अहमद का जो कच्चा मकान है उसके ऊपर ये क्लाउड ब्रेस्ट होता है और जिसके नतीजे में उसमें जो 5 उनके जो कमसिन बच्चे हैं उनके साथ में नजीर अहमद और उनकी जो बीवी है उनकी मौत वहां पे वाक़ा होती है। कुल जो मिला के इस एपिसोड में, इस माहौर के इस क्लाउड ब्रेस्ट में तकरीबन 7 लोगों की जो मौत है वो वाक़ा होती है, जिनमें तकरीबन 5 जो कमसिन बच्चे हैं वो शामिल हैं। और इस घटना के बाद में हालांकि इंतजामिया, रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ टीम मौके पे पहुंची है और इस मलबे से मजीद जो है देखा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और इस इलाके को पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल पिछले अगर हम 4 से 5 घंटों की बात करें, तकरीबन 12 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। तो कहीं ना कहीं इस मौसम की मार की वजह से जम्मू कश्मीर में काफी खौफ हिरास जो है वो फैल गया है। पहले किश्तवाड़ का चसोटी इलाका, फिर कुठवा और उसके बाद में जम्मू के कई एक क्षेत्र और लगातार फिर उसके बाद में किश्तवाड़ का वर्डवन इलाका और आज रात में जो है ये 2 एपिसोड सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने एक और नया जो है वेट स्पेल जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 दिनों तक जो है नया वेट स्पेल है और जिसके पेश नजर जो है कई एक जगहों पे लैंडस्लाइडिंग या हम यूं कह सकते हैं कि क्लाउड ब्रेस्ट होने का इम्कान है। और उन्होंने एक बार फिर लोगों से या एडवाइजरी जारी की है कि वो जो है सेफर प्लेस की तरफ जाए और नदी नालों से दूर रहे और पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड एरियाज से वो दूर रहे। तो कहीं ना कहीं अगले 4 दिन जो है वो काफी हसास होने वाले हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कल ही जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि अगले 15 दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए काफी हिसास बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसकी भी एक आशंका भी लगाई जा रही है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें सेंटर की जानिब से रिलीफ और बाकी चीजें हैं जो पैकेज का है उसका भी इंतजार है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मौके पे पहुंच गए थे कल जम्मू और उन्होंने काफी सारे इलाकों का निरीक्षण किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। और उससे पहले हमने देखा कि जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि उनको किश्तवाड़ चसोटी इलाके में जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उन्होंने फिर जम्मू में ही वो मीटिंग ली, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो मीटिंग ली और उसके बाद में उन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया कि किस तरीके का नुकसान हुआ है और कितने लोगों की मौत वाक़ा हुई है। और इस मौत में काफी आंकड़े जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो है किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में अभी भी 35 लोगों की जो है लापता हो ये अंदेशा है। और इसी तरीके से एक और अपडेट देना जी। चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की जानिब से जो है वो भी दौरा करने जा रहे हैं। कल शाम को वो जम्मू पहुंचेंगे और एक बार फिर वो पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि माता वैष्णो देवी में भी कुछ एक एपिसोड हुआ था, वहां पे भी जाएंगे और उसके बाद में किश्तवाड़ चसोटी जहां जहां पे भी ये एपिसोड हुए हैं वहां जाने की आशंका लगाई जा रही है। और कल शाम सबसे पहले वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां पे वो राजभवन में एक मीटिंग लेंगे, जिनके हमरा जो है एलजी मनोज सिन्हा और टॉप ऑफिशियल्स एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो है फौज के औला अफसरान भी उसमें शामिल रहेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे कि हालात में किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। और ये अभी आशंका लगाई जा रही है कि सेंटर की जानिब से इस विजिट के बाद में एक बड़े पैकेज का जो है घोषणा की जाएगी, क्योंकि इस तबाही के बाद में काफी सारे जो मौत है वो वाक़ा हुई है और उसके बाद में काफी सारा नुकसान हुआ है। पर्टिकुलरली जो जम्मू क्षेत्र है उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है, जिसमें उधमपुर या हम कुठवा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या राजौरी, माहौर, काफी सारे इलाके जो है वो बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए हैं। और जिस तरीके से मांग भी कर रहे हैं, कई एक विधायकों से मांग भी थी कि इस आपातकाल को जो है नेशनल डिजास्टर
जो है करार दिया जाए, ताकि जो भी इफेक्टेड फैमिलियां हैं और जो भी नुकसान हुआ है, जो जिनकी भी जानें चली गई है, जो जख्मी है, उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाए सेंटर की जानिब से। ये एक बड़ी बड़ी खबर है। और दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे कि लगातार जो है जो तवी नदी है उसमें भी, हालांकि कल से हमने देखा कि जो सतह थी या फ्लो था वो कम होने जा रहा है, लेकिन एक और बात जो एडवाइजरी जारी की गई है और उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर जो है सैलाबी सूरत हाल बन जाएगी, जिसकी वजह से लोगों से अपील की गई है इंतजामिया की जानिब से कि वो नदी नालों से एक बार ठीक है। फिर दूर हो। तो जो अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, लगातार आज चौथे रोज भी नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है वो कंप्लीटली यातायात के लिए बंद है। हालांकि उधमपुर के मुकाम पे या हम काफी सारे जो इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और काफी सारे जो पुल है वो भी ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 4000 के करीब जो है माल बरदार ट्रक्स जो है वो दरमांदा है, जिनमें सब्जियां या बाकी चीजें लदी हुई है, जिसके पेश नजर हमने देखा कि घाटी में आने वाले समय में या अभी भी देख रहे हैं कि खाने पीने की जो किल्लत है वो महसूस हो रही है। और हमने देखा कि सब्जियों के रेट्स जो है वो अप होते गए। हालांकि अल्टरनेट रोड जो है मगर रोड उसको भी खोला गया है, लेकिन वहां पे इतना जैम है कि जिसकी वजह से काफी सारा समय जो है वो लग जाता है एक गाड़ी को वहां से क्रॉस करने में। फिलहाल जो नेशनल हाईवे 44 है ये कंप्लीटली यातायात के लिए ठीक है। बंद है काफी सारी। हालांकि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार लगी हुई है रोड क्लियरेंस में, लेकिन आशंका ये भी लगाई जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो अगले एक आध दिन में ये नेशनल हाईवे बिल्कुल 44 अजहर, जो ये है तो हो वो। गया मौसम पर अपडेट, और सियासत पर अपडेट लेकर वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक ईशा से अपडेट ले लेते हैं। ईशा, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, फ़िलहाल अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त बाढ़ से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब बने हुए हैं और गंभीर हालत इस वक्त पंजाब की बनी हुई है। कई ऐसे ज़िले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और आज मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट आज पंजाब के लिए जारी है, जिसके तहत भारी से भारी बारिश की चेतावनी फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और लोगों को भी एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य भी देखिए साथ ही साथ जारी है, लेकिन जान मान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त पंजाब में हुआ है। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो 2 तारीख तक के लिए है कि 2 सितंबर तक बारिश का सिलसिला इस तरीके से ही जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट है और भारी से भारी बारिश की ये चेतावनी है, जिसके चलते कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू में भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। और आज अगर बहुत ज़्यादा बारिश हिमाचल में होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर सीधा पंजाब को ज़्यादा होगा और उसके बाद हरियाणा को भी, क्योंकि पंजाब के ज़्यादा जो हिस्से हैं वो हिमाचल के साथ सटे हुए हैं और ऐसे में ज़्यादा नुकसान इस वक्त पंजाब इसी वजह से झेल रहा है। ब्यास और रावी नदी की बात करें, साथ ही साथ सतलुज नदी की बात करें तो वो अपनी पूरी तरीके से उफान पर है। ये नदियां हिमाचल की तरफ से ही आती हैं और यही वजह है कि जो बाढ़ की स्थिति है वो इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और इस मुद्दे को लेकर भी देखिए जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर भी राजनीति अपने चरम पर है। मौजूदा सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि समय रहते हुए कोई जो पुख्ता कदम है सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी की जितने भी जिलों के डीसी हैं उनके साथ बैठक ली गई थी और उन्हें कहा गया था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाएं हो रही है और उससे कहीं ना कहीं जो हरियाणा है वो प्रभावित हो सकता है। और घग्गर नदी और मारकंडा नदी का जलस्तर और यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत बचाव कार्य है उस पर ध्यान दिया जाए और जो भी जगह संवेदनशील है वहां पर जाके उसका निरीक्षण किया जाए। ऐसे जो दिशा निर्देश हैं वो डीसी को फिलहाल जारी किए गए हैं। जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 2 तारीख तक 2 सितंबर तक मौसम इस तरीके से बना रहेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा में फिलहाल देखिए आज येलो अलर्ट जारी है और चंडीगढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन पंजाब के लिए जो स्थिति है वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारी से भारी बारिश की चेतावनी आज के लिए जारी की गई है। 2 के बाद मौसम विभाग का कहना है कि 2 सितंबर के बाद मौसम में तब्दीली थोड़ी
देखने को मिलेगी और बारिश में कमी आ सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से मॉनसून को लेकर जिस मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि इस बार का जो मॉनसून है अच्छा रहेगा, लेकिन उससे कहीं अलग इस बार देखने को मिला है। और मौसम विभाग ने भी माना है कि इस बार सामान्य से अधिक जो मॉनसून है उसमें बारिश दर्ज यहाँ पर की गई है। 25% इस वक्त बताया जा रहा है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश इस वक्त यहाँ पर हुई है। और 5 दिनों में अगर और ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल के साथ साथ पंजाब का नुकसान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी अगर राजनीति की खबर बात करें तो देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भव्य तरीके से सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी दिशा निर्देश विभिन्न राज्यों को दिए गए हैं। सभी बीजेपी के जितने भी यूनिट हैं उन्हें दिए गए हैं, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की। खासतौर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो सेवा पखवाड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा, जिसमें विभिन्न जो सरकार के कार्य की योजनाएं हैं उनको लेकर जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। जो भी जनता है जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें उन योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसी के साथ एक पेड़ माँ के नाम जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है इसको भी गति दी जाएगी। सफाई अभियान चलाए जाएंगे और साथ ही साथ एक बड़ा निर्णय ये भी लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी की डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को दिखाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष किया है और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहे हैं और सेवा पखवाड़ा को लेकर किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा की बात हो या पंजाब की लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया ईशा। और राजकुमार आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार देश और विदेश की जो बड़ी खबरें हैं वो चर्चा में बनी हुई हैं। अभी प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं, आज उनका दूसरा दिन है। उसके बाद एससीओ की मीटिंग में वो जाएंगे चीन में और ये बड़ा खास इस बार माना जा रहा है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है इस बार भारत और चीन के लिए टैरिफ को लेकर, उस पर अब भारत और चीन ने सोचना शुरू कर दिया है। देखिए बात ये जो टैरिफ का जो मसला है, इस टैरिफ के मसले का अगर पूरा आकलन किया जाए तो जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो इस बात की ज़रूर तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ये रवैया है, जो ट्रंप का जो रवैया है, उस रवैये ने चीन को और हिंदुस्तान को एक करीब लाने का काम किया है। और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए पड़ोस के जो देश होते हैं उनके साथ हिंदुस्तान की हमेशा धारणा ये रही है। चाहे हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें कोरोना काल जो है वो त्रासदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। तो नेपाल जैसे देश और तमाम देशों को हिंदुस्तान ने जिस तरीके से वैक्सीन और तमाम जो खाद्य सामग्री थी, ऐसे समय में आपदा के समय में उनका साथ दिया, तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान को एक जो है एक मार्मिक देश माना जाता है, एक संवेदनशील देश माना जाता है। लेकिन क्योंकि व्यापार करना है, व्यापार जो है कहीं ना कहीं किसी देश का आधार होता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हर देश की अपनी जो है इंटरनल व्यवस्था है। हम किसके साथ व्यापार करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, ये हमारे अपने फैसले होते हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से 50% टैरिफ, पहले 25%, फिर उसको बढ़ा के और 25% टैरिफ जो लगाने का काम किया, ये एक तुगलकी फरमान के तौर पर माना जाना चाहिए और इसको पूरी दुनिया ने अलग तरीके से देखा है। और अगर ये जो दौरा है, अगर इस दौरे को भारतीय पूरी तरीके से देखें तो जापान वो देश है जिसने दंश सहा है। जब उस पर परमाणु अटैक हुए तो स्वाभाविक तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी जो उनके शहर थे, वो शहर पूरी तरीके से ये वो नेस्तो नाबूद हो गए। और किस तरीके से जापान ने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखें तो भौगोलिक स्थिति पर, अगर ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो भूभाग है उससे भी छोटा देश है जापान, और पूरी दुनिया को कर्ज देता है, पूरी दुनिया की मदद करता है। तो एक संवेदनशीलता जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए और इसी मसले को लेकर जापान गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक संवेदनशील देश है, संवेदनशील देश था और संवेदनशील
देश रहेगा, यदि उसके स्वाभिमान पर चोट होगी तो निश्चित तौर पर वो नए बाजार जो है वो जवाब तय देगा और नए करेगा। रास्ते 40 देशों के साथ बिल्कुल। नए समझौते हो रहे हैं, 40 देशों को नया नया व्यापार बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, आपने जो कहा उसी राह पर भारत जो है वो नजर भी आ रहा है चलते हुए। आपके पास वापस लौटेंगे अजहर। बाकी खबरों की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो क्या अपडेट्स हैं? देखिए भारतीय, एक और अपडेट यहाँ मैं देना चाहता हूँ कि क्राइम ब्रांच की EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की जानिब से घाटी के तकरीबन 6 लोकेशंस पे आज दबिश दी गई। जो बेसिकली जो MBBS छात्र है उनको जो जासा दिया गया था कि उनको बांग्लादेश जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन इसमें तकरीबन 4 व्यक्तियों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई और इस FIR के नतीजे में आज ये दबिश दी गई है और कहीं ना कहीं इसमें भी करोड़ों का जो घोटाला है वो बताया जा रहा है और इन 4 व्यक्तियों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे FIR दर्ज की गई है और एक बार फिर दबिश दी गई इनके घरों में और ये खंगाला जा रहा है कि किस तरीके की इन्होंने संपत्ति वो जमा की है और कितने ऐसे छात्र हैं जिनके खिलाफ जो है इन्होंने पैसे ऐंठ लिए हैं और इसके खिलाफ ये क्राइम ब्रांच की एक दबिश यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम सियासी गलियारों की बात करें जम्मू कश्मीर में, हालांकि अभी जो है सैलाबी सूरत हाल लगातार बनी हुई है पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में, लेकिन इस दौरान जो काफी सारे वीडियो जो है वो वायरल हुए हैं, काफी सारे वीडियो जिसमें भावुक वाले वीडियो है रोते हुए, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो थे जो राज्य सरकार यानी उमर सरकार के खिलाफ जो वीडियो वायरल हो गए, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि सरकार की जानिब से अभी तक जो है उनके पास में कोई राहत जो है वो सामने नहीं आया है। अलबत्ता जो सेंटर की जानिब से NDRF टीम, SDRF टीम या पुलिस सेना, उनकी जो अभी तक जो मदद की गई है वो सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा उनको यहाँ पे मदद मिली है, लेकिन अभी तक जो है राज्य सरकार की जानिब से कोई भी मदद उनके पास नहीं पहुंची है। और इस सिलसिले में काफी सारे वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और जिसको लेके भी काफी सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि गम गुस्से की यहाँ पे लहर भी दौड़ रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि जो गृह मंत्री का विजिट है वो कल शाम पहले जम्मू पहुंचेंगे, लेकिन 1 सितंबर तक वो यहाँ पे रहेंगे और 1 सितंबर की शाम को वो माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेंगे और वहां पे भी वो उस पूरे यात्रा स्थल का जो है पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे। और ये भी आशंका लगाई जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और पर्टिकुलरली जहां पे इफेक्टेड हुए हैं, जहां पे क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं और जहां पे लैंडस्लाइडिंग एरिया है और यहाँ पे मरे हैं, कि उनके लिए एक जो है जो PM पैकेज रिलीफ जो है वो उसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन इसका भी इंतजार रहेगा क्योंकि काफी सारा नुकसान हुआ है। अगर जम्मू के मेन सिटीज की बात करें, जुवल चौक या उसके साथ में तवी नदी के आसपास में जितने सारे इलाके हैं जहाँ पे जलभराव की स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है, काफी सारा मलबा जो है घरों के अंदर घुस गया है। और इतना ही नहीं बल्कि जो बिजनेस एसेट्स है जिसमें काफी सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके जो फैक्ट्रीज में जो पानी चला गया है या मलबा चला गया, जिनका सारा जो सामान है, सारा जो सामग्री है वो जो है सैलाब की नजर हो गया, जिसकी वजह से उनको करोड़ों के जो है नुकसान हुआ है। तो इसको लेके भी अभी आशंका ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से गृह मंत्री का विजिट है कि क्या कुछ पैकेज सामने आता है, तो इसका लोगों का इंतजार रहेगा। और पर्टिकुलरली अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में भी अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सेशन में यानी सितंबर के आखिर तक यहाँ पे मॉनसून सेशन रहेगा और ये सेशन जो है तकरीबन 12 दिनों तक रहेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस सेशन के दौरान और क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे इस दौरान जो है, इसका भी इंतजार रहेगा भारती। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें हैं और तमाम बड़ी खबरों से आप सभी ने रूबरू कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।